Hello everyone. This video is the second video of this unit, Mass Face of National Movement 1957-1947. In last video we have covered Mahatma Gandhi and the National Movement, Quit India Movement, and now we will be focusing on Forward Bloc and the INA, Independence and Partition of India. So basically जैसी ये वीडियो ये कंप्लीट होगी तो आपका अराउंड 70% ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 10th ICSE वो कंप्लीट हो जाएगा. अब आपका 10th क्लास में जो बचता है वो ये बचता है जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 है, उसके लिए 2 या 3 वीडियो बनेगी. और सिविक्स की एक वीडियो रह गई है जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर है. तो टोटल मिला के पूरी SST की आपकी क्लास 10th की सिर्फ 3 से 4 वीडियोज़ रह गई हैं मैक्सिमम, जो कि हम कोशिश करेंगे इसी मंथ में हम कंप्लीट करें. जितनी वीडियोस हैं, इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसके थ्रू पहले आप वो देखिए, उसके बाद ही आपको ये स्टोरी समझ में आएगी कि आगे क्या क्या हुआ था. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं INA के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ, द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस के साथ. तो सुभाष चंद्र बोस बेसिकली 23 जनवरी 1897 में पैदा हुए थे और ये 18 अगस्त 1945 में इनकी डेथ हुई, ये माना जाता है. डेथ के बारे में मैंने बोला ये माना जाता है, इसका रीज़न क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा वीडियो ख़त्म होते होते. ये एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, कलकत्ता और उड़ीसा में बॉर्न हुए थे. इनके पैट्रियोटिज्म की वजह से हीरो की तरह जाने जाते हैं इंडिया में. और जो भी इन्होंने वर्ल्ड वॉर में वर्क करा था ब्रिटिश रूल से भाई मुक्ति दिलाने के लिए इंडिया को, नाजी जर्मनी और इम्पीरियल जापान के साथ मिलकर इन्होंने काम करा था, वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है. तो ये सारा वर्क आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, कैसे कैसे क्या वर्क हुआ है. बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो सुभाष चंद्र बोस जी की, इन्होंने स्टडीज़ अपनी इंडिया में कंप्लीट करी, उसके बाद इंग्लैंड चले गए, वहाँ पर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसको उन्होंने रिज़ाइन कर दिया. जॉब लगने के बाद इन्होंने कहा कि भाई अगर मैं सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम में अपनी सीट लेकर काम करूँगा तो ब्रिटिश राज के साथ मुझे लॉयल रहना पड़ेगा, और ब्रिटिश राज के साथ लॉयल रहते रहते मैं भारत के साथ कभी लॉयल नहीं रह पाऊँगा. तो इस वजह से भारत के साथ लॉयल रहने के लिए ना ब्रिटिश राज की जो इंडियन सिविल सर्विसेज की पोस्ट थी वो छोड़ दी. 24 साल की उम्र में ये पॉलिटिक्स में एंटर करा इन्होंने, और ये वो व्यक्ति थे जो गांधी जी के थॉट्स के साथ काफ़ी ज़्यादातर मैच नहीं करते थे. इनके थॉट्स कुछ अलग थे. गांधी जी मानते थे कि भाई सत्याग्रह चलना चाहिए, कि भाई सच्चाई के साथ डटे रहो और इसी तरीके से आज़ादी पाओ. लेकिन ये मानते थे एजिटेशन और रेवोल्यूशनरी मेथड पे कि अपना गुस्सा भी दिखाओ, और भाई आज़ादी जो है वो मिलती नहीं, उसे छीनी जाती है. ये इनके व्यूज़ थे. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये कुछ ऐसे फेमस चीज़ें हैं जो सुभाष चंद्र बोस ने कही थी. बोस और कांग्रेस का जो बीच में किस तरीके का बैलेंस था उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं. कांग्रेस के साथ क्या रिलेशन था. देखिए, जो बोस थे हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से अट्रैक्ट हो गए थे. जब कांग्रेस के साथ वो अट्रैक्ट हुए तो उन्होंने ज्वाइन करा, और लेकिन जब इन्होंने गांधी जी ने विड्रॉ करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो उन्होंने नेशनल कैलेमिटी बताया था. इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन करना 1930 में जो हुआ था. कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये चुने गए 1938 में गुजरात सेशन, हीरापुर गुजरात सेशन में, जिसके मान लीजिए इनके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं हुआ था, डायरेक्टली इन्हें ही चुन लिया गया था अनोनमसली कि भाई यही हमारे लीडर बन सकते हैं. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की फॉर्मली इनॉग्रेशन जो थी बोस ने ही करी थी मुंबई, दिसंबर 1938 में. अब गांधी जी के साथ इनकी क्या दिक्कतें थीं, क्या रिफ्ट रहे थे, वो ये थे कि जो बोस थे वो कहते थे कुछ पॉलिसीज़ के बारे में, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ की पॉलिसीज़ के बारे में फेवर करते थे, तभी गांधी जी स्मॉल स्केल के बारे में फेवर करते थे. इवन बोस ने गांधी जी से ये भी कहा था जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, कि आप गांधी जी ब्रिटिश के साथ बिल्कुल ओपननेस का काम मत करिएगा, साफ साफ बात मत करिएगा, ओपननेस से हमें नुकसान पहुंचता है. आप कुछ टैक्टिक्स, पॉलिटिकल टैक्टिक्स इस्तेमाल करिए जिससे हमारी चीज़ें इतनी ओपन भी ना हो और हमें अपनी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अटेन भी कर पाएँ. त्रिपुरा सेशन हुआ 1939 में. तो त्रिपुरा सेशन के टाइम में लोग थे जो गांधी सपोर्टर थे और बोस सपोर्टर थे. ये बिल्कुल इनके सामने डिवीज़न देखने को मिला.
त्रिपुरा सेशन में बोस जो थे वो चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स के लोगों की हेल्प करना चाहिए, गांधी जी ये चीज़ नहीं चाहते थे। वर्ल्ड वॉर के टाइम में गांधी जी ने कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट के में काम करना चाहते थे और बोस एडवांटेज में काम करना चाहते थे। यानी कि गांधी जी कहते थे कि भाई अभी हमारे जो ब्रिटिश हैं उसकी हालात ठीक नहीं है, तो अभी अब उनके हालात ठीक नहीं है तो हम उनसे इंडिपेंडेंस की मांग कैसे करें। बोस कहते थे कि इनके एडवांटेज उठाइए और जल्द से जल्द इंडिपेंडेंस लीजिए। कांग्रेस के साथ क्या रिफ्ट रही, गांधी जी ने काफ़ी ट्राई करा था बोस को कि वो इलेक्शन में नहीं खड़े हो, पर वो खड़े हुए और जीते काफ़ी भारी मात्रा में। जो गांधी जी की चॉइस थे पत्ता भाई सीतारामन, ये व्यक्ति हारे। गांधी जी ने पूरी कोशिश करी थी जीते, पर हारने के बाद गांधी जी ने कहा भाई इनकी हार मेरी हार है। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस टाइम 13 मेंबर थे, उन्होंने डिज़ाइन करा और उन्होंने बोस से कहा कि भाई जो कमेटी है वो आप गांधी जी के हिसाब से बना लीजिए। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने माना कि भाई गांधी जी की जो लीडरशिप है वो ही सबसे ज़्यादा बेटर है। तो इस वजह से गांधी जी की लीडरशिप के लिए कुछ लोग मांग कर रहे थे, कुछ लोग बोस की लीडरशिप के लिए। तो एक डेडलॉक पैदा हो गया कांग्रेस में। इन्हीं चीज़ों को नज़र रखते हुए बोस ने रिज़ाइन कर दिया अप्रैल 29 को 1939 में। इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करा। फॉरवर्ड ब्लॉक वो लोगों की विंग थी जो बोस की तरफ थे, उन्हें लेफ्ट विंग कहा जाता था, और गांधी जी की तरफ जो लोग थे उन्हें राइट विंग कहा जाता था। तो लेफ्ट विंग कांग्रेस को लेकर इन्होंने एक पार्टी की फॉर्म करी रेजिग्नेशन के तुरंत बाद, जिसका नाम रखा इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि 3 मई 1939 में आई। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था, वो था वर्कर्स, पीजेंट्स एंड यूथ का सपोर्ट लेना। और इंडिपेंडेंस के बाद के इनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे कि भाई जो आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है और आपकी जो इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्टिंग है उनकी रीऑर्गेनाइजेशन, उनकी फंक्शनिंग कैसे ठीक करी जाए और लोगों के काम किस तरीके से आ पाए। अबोलिशन सिस्टम, एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। पहले क्या होता था कि मान लीजिए ए फार्मर है तो वो बी को बेचता था, बी को अपनी क्रॉप्स देता था और बी ही आगे सेल आउट करता था। यानी ए मजबूर था बी को देने के लिए। बी कौन था? बी था आपका ज़मींदार, यानी बी ही आगे रेगुलेट करता था। तो इसमें जो फार्मर था यानी ए, वो मजबूर रहता था बी को बेचने के लिए। तो ये ज़मींदारी सिस्टम था। इस वजह से ज़मींदार का कंट्रोल चलता था आपके एग्रीकल्चर पे। तो उन्होंने भाई एबोलिशन करेगा ज़मींदार सिस्टम को, जिससे कि ए बी को देने की जगह बी को चाहे तो सी को भी दे दे, डायरेक्ट जो बाद में पार्टीज थी डी एफ ए उन्हें भी दे दे। मतलब फार्मर की मर्जी रहेगी अपनी क्रॉप के ऊपर। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई मॉनेटरी सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम, यानी उधार का सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम क्या होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, उसका इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेताजी एंड इज एस्केप, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। आप समझ पाएंगे नेताजी के इस टॉपिक से कि नेताजी कितने शार्प माइंडेड थे। जुलाई 1940 में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक, अरेस्ट करने के बाद ये एक हंगर स्ट्राइक पर बैठे। हंगर स्ट्राइक में बैठने की वजह से इनको कोलकाता में होम अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि इन्हीं के घर में इन्हें बंद कर दिया गया। तो होम अरेस्ट के बाद 1941 जनवरी में ये वहाँ से चले गए, एस्केप कर गए, और ये पेशावर के थ्रू ट्रैवल करते करते, रशिया के थ्रू ट्रैवल करते करते बर्लिन यानी कि जर्मनी की कैपिटल जो थी वहाँ पहुँच गए। समझ रहे हैं आप? यानी हाउस अरेस्ट से बर्लिन का सफ़र इन्होंने तय कर लिया और ब्रिटिशर्स को कानो कान खबर भी नहीं लगी। इवन नेताजी के लिए एक बात और कही जाती है कि एक टाइम पे इन्होंने इस तरीके के ऑर्गेनाइज करा था एक इवेंट, जिसमें लगभग 2000 लोग जो थे इनफॉर्म एक वर्दी में कोलकाता में, बंगाल में सड़कों पर उतर गए थे। मतलब उसमें कुछ उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं करा था, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करी, बस निकले थे, जिससे ब्रिटिश को ये दिखाने के लिए कि हमारे अंदर दम है, हम चाहें तो बहुत चीज़ें कर सकते हैं। ये भी नेताजी कर चुके हैं। जब ये इंडिया पहुंचे तो इंडियंस ने इनको वेलकम करा नेताजी नाम से। नेताजी का मतलब बड़े लीडर, और इनको ग्रीट करा जय हिंद के नाम से, जय हिंद बोल के इनको ग्रीट करा। इसके अलावा कई बार ये जो थे, जो इंडियंस थे, उनसे रेडियो के थ्रू बातचीत करने लगे, जो कि और कहते थे लोगों से कि भाई आपको हथियार उठाने चाहिए ब्रिटिश के खिलाफ।
तो ब्रिटिश इस चीज़ से भी बड़े परेशान थे। इसके अलावा इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर्स खोले रोम में एंड पेरिस में, जिसका मेन पर्पस ये था कि भाई लोग जो हैं वो आए वो सेंटर से जुड़े, इंडियंस लोग, और इंडिया के स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंडिया से बाहर रहते रहते भी काम करें। तो एक बहुत बड़ा आइडिया था कि बाहर रहते हुए भी, भारत से बाहर रहते हुए भारत के लिए आप काम करें। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज, जो कि मलाया में एक मोहन सिंह नाम के व्यक्ति थे, एक इंडियन ऑफिसर थे। ये एक बहुत महान व्यक्ति हैं जिनका हम लोगों को नाम भी नहीं पता आज के एंड में, लेकिन इस वीडियो से आपको शायद कुछ पता चले। असली में मोहन सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी की फाउंडेशन रखी थी। ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, इंडियन ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी में। जब ब्रिटिश आर्मी वापस जा रही थी तो इन्होंने वापस जाने की जगह ये जापानीज़ के पास चले गए। उस वक्त जापानीज़ लोग चाह रहे थे कि इंडियन जो है ब्रिटिश के खिलाफ क्या नाम है किसी न किसी तरीके से खड़े हों, पर उनके पास कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट नहीं था किस तरीके से करा जाए। तो मोहन सिंह के आने की वजह से इनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एक आर्मी रेस करी जा सकती है इंडियंस की, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि इंडिया जो है ब्रिटिश के कब्जे में है इस वक्त। इस वजह से ब्रिटिश जापानीज़ ने जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, क्योंकि लड़ाई में इंडियन जो सोल्जर्स थे वो जापान के खिलाफ लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर में, तो जितने भी प्रिजनर्स बनाए गए थे इंडियंस उन सबको मोहन सिंह को सौंप दिया गया। सौंपने के बाद 1942 के एंड होते होते लगभग 40,000 लोग और जुड़ने के लिए कह चुके थे कि हम भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत बड़ी मात्राओं में लोगों ने स्टार्ट कर दिया ज्वाइन करना आर्मी को। आर्मी ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि जब तक हम एक्शन में आ जाएंगे, तुरंत कब आएंगे जब कांग्रेस इनवाइट हमें करेगी या फिर भारतीय लोग हमें इनवाइट करेंगे, तब हम एक्शन में आ जाएंगे। फिर एक टोक्यो कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेस्बेरी बोस जो कि एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक वो लीग थी जिसका मेन फोकस था कि भाई वो ओवरसीज़ में रहने वाले इंडियंस की, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले के इंटरेस्ट को कैसे सक्सीड करें, कैसे उनके लिए वर्क कर पाएँ। तो उन्होंने एक टोक्यो में कॉन्फ्रेंस रखवाई जो 28 से 30 मार्च 1942 में चली। उसमें इंडियन मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स काफ़ी भारी मात्रा में आए और वो जापानीज़ हाई कमांड से मिले, और मिलने के बाद उनमें कुछ प्रोविजंस उनके डिसाइड हुए। क्या क्या हुए कि भाई किसी भी तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को बढ़ाया जाए और स्ट्रेंथन करा जाए। इसके अलावा आईएनए को ओवरऑल कमांड सौंप देना चाहिए, यानी कि अब जो भी वर्क होगा वो आईएनए के अंडर में होगा, इंडियन नेशनल आर्मी के अंडर में। और बैंकॉक में दूसरी कॉन्फ्रेंस रखी जाए जिसमें इन सारे डिसीजंस पे मुहर लगाई जाए। तो बैंकॉक में जो कॉन्फ्रेंस थी वो 15 जून से 23 जून तक हुई 1942 में, जिसमें लगभग 150 डेलीगेट्स आए। मलाया, सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड, हांगकांग, मनीला, जावा, इन सब एरिया से लगभग 1500 लोग आए। उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि भाई नेताजी को इनवाइट करा जाए, यानी सुभाष चंद्र बोस जी को बुलाया जाए, जिससे कि वो इस मूवमेंट को आगे ले जा पाए। और फॉर्मेशन करी जाए काउंसिल ऑफ एक्शन की, एक तरीके से एक बॉडी बनाई जाए जो जितने भी एक्शंस को कंट्रोल करेगी और गाइड करेगी मूवमेंट को। इसमें रेस्बेरी बोस जो थी वो जो बने थे वो प्रेसिडेंट बने काउंसिल के, और मोहन सिंह जिनका ये आइडिया था वो बने कमांडर इन चीफ आईएनए के। देखिए ये सुभाष चंद्र बोस का है, वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं आर्मी की एक यूनिट। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, देखिए कंट्रीब्यूशन सुभाष चंद्र बोस का इतना है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते, फिर भी आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। सुभाष चंद्र बोस ने लीडरशिप प्रोवाइड करी आईएनए को, एंड उसके बाद आफ्टर ही वेंट टू जापान इन 1943, जापान में 1943 में पहुंचे और इंडियन नेशनल आर्मी को इन्होंने लीडरशिप दी। एक सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने साथ ही साथ एक प्रोविजनल यानी एक टेम्परेरी बेसिस पे एक गवर्नमेंट भी प्रिपेयर करी फ्री इंडिया की, यानी कि उन्होंने एक गवर्नमेंट प्रपोज करी। उन्होंने कहा ये आज़ाद हिंदुस्तान की एक गवर्नमेंट है
कब करी इन्होंने? सिंगापुर में करी थी 21 अक्टूबर 1943 में। और इस गवर्नमेंट को रिकग्निशन कहाँ कहाँ से मिली? 9 गवर्नमेंट ने इसे रिकग्नाइज करा, जिसमें से जर्मनी, इटली, जापान, म्यांमार जैसे देश भी थे। ठीक है, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्ड इस फर्स्ट टेरिटरी। और बहुत बड़ी चीज़ देखिए आप, जो ये गवर्नमेंट थी वहाँ पर कांग्रेस अभी तक जेल में जा रही है, मूवमेंट चला रही है और डेमोस्ट्रेशन कर रही है, लोग इंडिया के मर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अभी हमने मांग नहीं करेंगे, वॉर चल रही है, वो सब चीज़ें चल रही है। यहाँ पे नेताजी देखिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ पे नेताजी ने फर्स्ट टेरिटरी एक्वायर भी कर ली जापान से लेके। कौन सी फर्स्ट टेरिटरी थी? अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक, और कांग्रेस को अभी तक क्या मिला था? कांग्रेस को अभी तक जेल मिली थी और हिंदुस्तानी मरे थे, रॉइट्स हुए थे, कम्युनलिज्म फैला था, ये सब हुआ था। और इंडियन नेशनल आर्मी को क्या मिला था? अंडमान निकोबार अभी तक उन्होंने हैंड में भी ले लिया था। इस वीडियो के एंड में आप खुद सोचिएगा कि असली कंट्रीब्यूशन आपका कांग्रेस, गांधी जी वगैरह का था, नेहरू जी का था, या फिर बोस का था। आपको एक बात हैरानी होगी जानते हुए कि काफ़ी सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ये लिखा है कि असली आज़ादी जो है वो सुभाष चंद्र बोस की वजह से भारत को दी गई थी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम लोगों को बताया किसी और तरीके से जाता है। खैर, he provided an influential leadership and kept the spirit of nationalism during the slack period of national movement in India। और इन्होंने उस वक्त में जिस टाइम सारे के सारे ज़्यादातर लीडर्स जेल में थे और इंडिया में कोई मूवमेंट नहीं चल रहा था, तो उन्होंने बाहर रहते रहते भी इंडियंस को वो वजह दी और इस नेशनलिस्ट की स्पिरिट जगाए रखी कि आप इंडिया में नेशनल लीडर जो हैं बंद तो हैं, लेकिन इंडिया के बाहर भी हम वो काम कर रहे हैं और भारत को आज़ादी दिला के रहेंगे। टिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ एन एक्टिव फ्रीडम फाइटर, ये अपने जिंदगी आखिरी दिन तक ये एक्टिव फ्रीडम फाइटर रहे। ऑफ स्पिरिट ऑफ फाइटिंग इसमें इनके अंदर बनी रही कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। और इवन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज प्लानिंग टू माइग्रेट टू रशिया एंड फाइंड न्यू वे टू कॉम्बैट ब्रिटिश। और जब इनकी डेथ हुई है उस वक्त भी रशिया माइग्रेट होने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे और किस तरीके से ब्रिटिश से लड़ा जाए उस बारे में। काफ़ी सारे ट्रेनिंग कैंप्स भी ओपन करे गए क्योंकि लोगों का रश आ रहा था, बहुत बड़ी मात्रा में लोग आईएनए ज्वाइन करना चाह रहे थे इंडिया के बाहर। एक वुमेन रेजिमेंट भी बनाई गई जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया, जो कि डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो कि ये लेडी हैं द ग्रेट डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, इनके द्वारा लीड करी गई। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आईएनए के? आईएनए के ऑब्जेक्टिव्स थे आर्म्ड रिवॉल्यूशन हमें क्रिएट करना चाहिए ब्रिटिश के खिलाफ, और मॉडर्न आर्म्स से हम क्रिएट करेंगे ये सब। होमलैंड इंडियंस जो हैं, जो भारत में रह रहे हैं, वो असमर्थ हैं अभी लड़ने के आर्म्ड रिवॉल्यूशन में, तो हम बाहर से हम जितने भी इंडियंस हैं हम सेटअप कर रहे हैं और हम वो चीज़ लड़ेंगे। टू ऑर्गेनाइज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करी जाए और उसके अंदर क्या करेंगे ये कि जितनी भी फोर्सेस काम कर रही हैं उनको इफेक्टिवली कैसे वर्क करना है इसके बारे में काम करेंगे। टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन मैन पावर एंड मनी फॉर अ टोटल वॉर, और इंडियन मैन पावर और मनी का यूटिलाइजेशन करेंगे पूरी तरीके से वॉर में लड़ने के लिए। आईएनए का मेन मोटो था यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस। यूनिटी, फेथ और सेक्रीफाइस इनका मेन मोटो था। देखिए हमारे वहाँ पर इंडिया में रहते रहते जिन्ना लड़ रहे थे पार्टीशन के लिए और कांग्रेस पार्टीशन को रोक नहीं पा रही थी, और यहाँ पर हमारे नेताजी यूनिटी, फेथ और सेक्रीफाइस के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी आपको देखने का मिलेगा कि कितने मुसलमान भाई जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे और वो पूरी तरीके से लड़ रहे थे, जिन्ना जैसे लोग नहीं जिन्होंने पार्टीशन करवाया, ऐसे ऐसे मुस्लिम भाई रहे हैं, ऐसे द ग्रेट मुस्लिम पीपल्स भी रहे हैं जो नेताजी के साथ कंधे कंधे जुड़ा के चल रहे थे। उनका नाम भी अभी नीचे देखिएगा आप। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ने किस तरह से काम कर रही थी? इसको प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया और इसको सिंपली आज़ाद हिंद नाम से जाना जाता था। ये वो गवर्नमेंट थी जो इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन जापानीज ऑक्यूपाइड सिंगापुर, जब जापान ने सिंगापुर को ऑक्यूपाई कर लिए थे तब बनी थी वहीं पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में, और ये 21 अक्टूबर 1943 में बनी थी। और ये लगभग जितनी भी एम्पायर ऑफ जापान था उस सबसे सपोर्टेड थी और उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी। तो इनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? मेनली जापान से मिल रहा था पूरी तरीके से। यूनिक ये थी बहुत ज़्यादा क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि
लोग देश से बाहर रह के और पूरी तरीके से फॉरेन पावर के ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहे हैं, और ये पूरी तरीके से पेट्रियाटिक फीलिंग पे डिपेंड कर रही थी। और इसने ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया था। रिकग्नाइज्ड बाय एक्सिस पावर, देखिए दो पावर थी वर्ल्ड वॉर के टाइम में, एक्सिस पावर, एलाइड पावर्स, इस तरीके से। तो एक्सिस पावर जिसमें हमारा जापान था, जर्मनी था, ये सारे जो देश थे वो सब ने इस गवर्नमेंट को मान्यता दे दी थी। इनका मेन वर्क क्या था कि भाई ब्रिटिश को इंडियन सॉइल से हमें हटाना है। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो हेडक्वार्टर था वो रंगून शिफ्ट करा था। रंगून या फिर यंगून कहते हैं, जो कि म्यांमार बर्मा में था। जापानीज ने अंडमान निकोबार आइलैंड 1943 में दिया था। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बोस ने इसको रीनेम करके शहीद एंड स्वराज आइलैंड कर दिया था। और बोस ने कहा था, नेताजी ने, गिव मी ब्लड एंड आई शिल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनकी बैटल क्राइज क्या क्या थी? दिल्ली चलो या फिर जय हिंद, इनकी बैटल क्राइज थी। अब अचीवमेंट क्या थे आईएनए के और नेताजी के? आईएनए फाइट फॉर लिबरेशन ऑफ इंडिया एंड वेंट फॉर एक्शन इनटू एक्शन इन फरवरी 44, यानी कि इंडिया के लिबर्टी के लिए इन्होंने काम करा। और फेब 1944 में ये काफ़ी हद तक इन्होंने काम अपना दिखाया। क्या दिखाया? इन्होंने मॉडोक को कैप्चर कर लिया था, जो कि एक आउटपोस्ट है चिटगोंग के पास। इसके अलावा फिर ये आगे बढ़ना स्टार्ट कर गए थे इंडिया के बॉर्डर्स की तरफ। इन्होंने एक मिलिट्री पोस्ट था काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कलंग बर्मा में, उसे भी कैप्चर कर लिया था। इन्होंने टफ फाइट दी थी असम हिल्स में ब्रिटिश फोर्स को, और सक्सेसफुल रहे थे उरकाल एंड कोहिमा को कैप्चर करने में। ट्राई कलर का फ्लैग इन्होंने फर्स्ट टाइम लिबरेटेड सॉइल, यानी कि लिबरेटेड सॉइल जहाँ पर ब्रिटिश का राज खत्म हो रहा था, पहली बार इन्होंने ही फहराया था झंडा, जो कि 19 मार्च 1944 को था। ये आज़ाद हिंद फौज ने जो झंडा बनाया था इंडिया का, ट्राई कलर, वो है जिसमें एक शेर है, ऊपर आज़ाद और नीचे हिंद लिखा हुआ था। ये सब सुभाष चंद्र बोस जी ने करा था। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई आईएनए और नेताजी के साथ हुआ क्या। देखिए जो विक्ट्रीज थी वो शॉर्ट लिव्ड रही। अब ये शॉर्ट लिव्ड कम समय की नहीं, वो क्यों रही? क्योंकि जब इम्फाल, जो कि सिटी ऑफ कैपिटल ऑफ म्यांमार है, उससे 3 किलोमीटर जब दूर थे कब्जा करने के, तब जापानीज फोर्स को वापस जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अमेरिकन ने परेशान कर दिया था पैसिफिक ओशन में, अमेरिकन हलचल मच गई थी, वर्ल्ड वॉर का टाइम था। इसके अलावा रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका था। रेनी सीजन स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश फोर्स ने एडवांस करा और रंगून को उन्होंने वापस रिकैप्चर कर लिया था। आईएनए के जो लोग थे उन्हें डिसआर्म कर हो गए वो, क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस चले गए थे, ट्रूप्स चले गए थे, आर्म्स चले गए थे, और उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया गया। जापान ने सरेंडर कर दिया था 15 अगस्त 1945 को। इसी के साथ साथ पूरी तरीके से आईएनए का सपोर्ट भी खत्म हो गया। नेताजी ने रंगून को छोड़ के वो बैंकॉक की तरफ गए और वहाँ से उन्हें टोक्यो जाना था। इस बीच में उनका एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें वो जा रहे थे, और उनकी डेथ हो गई अगस्त 18 1945 को। यही जापानीज़ वर्जन है, यानी कि ये जो उनकी डेथ का पूरा हिसाब है कि प्लेन क्रैश हो, उनकी ऐसे ऐसे डेथ हुई, ये जापानीज़ लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ था। इस पे आज भी कई हिस्टोरियंस ऐसे करते हैं कि वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने मिस्टिकल पर्सन थे कि शायद ये उनकी बनाई हुई स्टोरी हो, और उन्होंने इस फेटल एक्सीडेंट को दिखाने के बावजूद भी कुछ करा हो, कुछ वर्क करा हो। पर खैर ये सब बातें आप मत लिख कर आइएगा किसी भी एग्जाम में, क्योंकि हाँ, लेकिन आप ये ज़रूर लिख सकते हैं कि ये जापानीज़ वर्जन है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री की बुक्स में नहीं दिया हुआ है, ये मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन नेशनल आर्मी का? भाई जो 1942 में रिवॉल्ट हुआ था, उसकी एंड आईएनए के बेसिस पे लोगों में हीरोइज्म की भावना आ गई थी, और वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होते होते, और जैसी नेशनल लीडर हमारे जो थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो नेशनल लीडर्स थे उन्हें भी जेल से छोड़ दिया गया था, तो इंडियंस जो थे अब देख रहे थे कि भाई फाइनल स्ट्रगल की तरफ, फाइनल स्ट्रगल फ्रीडम के लिए। आईएनए ने काफ़ी सारी आर्मीज़ को भी इंस्पायर कर दिया था कि भाई आपको हथियार उठाने पड़ेंगे। इवन जो नेवल फोर्स थी, यानी जो हमारी नेवी होती है उस टाइम इंडिया की, उसने
मुंबई में रिवॉल्ट भी खड़ा कर दिया था फरवरी 1946 में, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर पूरी हिल गई थी। कराची में, कोलकाता में, चेन्नई में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई। एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया जब ट्रायल हुआ आईएनए ऑफिसर्स का। जितने भी आईएनए ऑफिसर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनका ट्रायल करा जाना था रेड फोर्ट पे, जिसमें शाह नवाज खान साहब, गुरदयाल सिंह ढिल्लन, प्रेम सहगल साहब जैसे बड़े बड़े अफसर थे आईएनए के। इनका जब ट्रायल हो जा रहा था तो लोगों ने बहुत बड़ा मास मूवमेंट करा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को झुक के इन लोगों को छोड़ना पड़ा। देखिए अभी तक जब कांग्रेस और गांधी जी कर रहे थे तो लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा था। इवन अगर छोड़ा जा रहा था तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, इन सब लोगों को भी तो छुड़वा सकती थी कांग्रेस, पर पता नहीं क्यों नहीं छुड़वा पाई। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो नेताजी के जाने बावजूद भी लोगों के अंदर इतना ज़्यादा एजिटेशन आ गया था कि ब्रिटिश को उनके सामने झुकना पड़ा। डेमोस्ट्रेशन रिगार्डिंग रिलीज, और इसके लिए डेमोस्ट्रेशन करेगा खूब सारे कि भाई रिलीज़ करा जाए इन्हें, और गवर्नमेंट को आखिरकार इन्हें छोड़ना पड़ा। आईएनए ने एक सेट कर दिया था पैट्रियटिज्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल, और अब जाके ब्रिटिश को समझ में आ गया था। देखिए पहली बार बोस साहब के सारे स्ट्रगल्स के बाद हमारे ब्रिटिश को समझ में आया था कि अब वो भारतीय फोर्सेस के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, और अब उनका इंडिया पे रूल करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। could not rely on the Indian forces to continue their rule in India। ठीक, अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इस यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई आपकी अप्रैल 1945 में। इसमें काफ़ी सारी मेमोरीज क्विट इंडियन मूवमेंट की, आईएनए की अभी तक फ्रेश थी। मुस्लिम लीग की डिमांड पार्टीशन के लिए लगातार चल रही थी। लॉर्ड वेविल जो उस टाइम के वॉइस रॉय थे, इनको ब्रेक करना था डेडलॉक जो कि चल रहा था। कांग्रेस ने जब से रेजिग्नेशन दिया था उसकी मिनिस्ट्रीज़ ने 1939 में, जो डेडलॉक रहा था उन्हें ये ब्रेक करना था। तो उन्होंने एक प्लान प्रपोज करा जिसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेट यानी सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही, और उन्होंने कहा कि वो भी लॉन्ग रन में देने की बात कही, और एक ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडियंस। और उन्होंने कहा कि भाई आपको सेल्फ गवर्नमेंट दे दी जाएगी कुछ वक्त बाद, एक लंबे समय बाद, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए दिया जाता है कि आप इंडियंस ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दें। बट ये पूरी तरीके से मुस्लिम लीग द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान कोई प्रोविजन नहीं था, क्योंकि ये तो हमेशा से पार्टीशन ही चाहते थे जिन्ना और उनके साथ वाले। कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट करा, कहा कि इनका अब सिर्फ डिमांड टोटल इंडिपेंडेंस है। इसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो कैबिनेट मिशन तक पहुंचे। कैबिनेट मिशन क्या आपके अभी समझ में आ जाएगा। कैबिनेट मिशन क्या था भाई, ब्रिटेन में कुछ चेंजेस आए। वर्ल्ड वॉर की वजह से यूएस और रशिया जो थे अब बड़ी पावर बन चुके थे, इंडिया की डिमांड को सपोर्ट करने लगे। ब्रिटिश की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर डाउन जा चुकी थी। गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। कंजर्वेटिव्स को चेंज कर दिया था लेबर पार्टी ने, और लेबर पार्टी ने सपोर्ट करा कांग्रेस को। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन की मिलिट्री काफ़ी टाइम से इंडिया में थी, अलग अलग कॉलोनी में थी। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 6 साल की बहुत लंबा समय रह गया था कि अपने घर पर नहीं गए थे वो लोग। तो अब उनका कोई भी मन नहीं था कि वो किसी फ्रीडम स्ट्रगल के चक्कर में इंडिया में और अपना टाइम बिताएं। इसके अलावा रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। अब क्योंकि नेवल फोर्सेस ने रिवॉल्ट करा था मुंबई में, ऐसे ही बाकी कराची वगैरह में रिवॉल्ट हुआ था। तो अब उन्होंने कहा भाई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास नहीं रखा जा सकता। मुंबई में हो चुका है, इंडियन एयरफोर्स ने वाइड स्प्रेड स्ट्राइक करी है। बिहार की पुलिस एंड दिल्ली की पुलिस स्ट्राइक पे चली गई है, और इंडियन पीपल्स के मूड अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। अब ये कोई सी ह्यूमिलिएशन टॉलरेट नहीं कर रहे थे। काफ़ी सारा एजिटेशन था। इसके अलावा लेबर अपसेट का मतलब जितना भी 1946 में जुलाई में ऑल इंडिया स्ट्राइक हुई, जो कि पोस्टल एंड टेलीग्राफिक वर्कर्स ने करी थी, रेलवे में करी साउथ इंडिया में इस टाइम अगस्त में 1946 में। पीजेंट्स मूवमेंट एक्वायर्ड अ फ्रेश पुश। पीजेंट्स का जो मूवमेंट चल रहा था हमेशा से अपनी ज़मीन से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड, वो 1945 के बाद दोबारा उसने एक नया पुश लिया। तिभागा स्ट्रगल, तिभागा यानी 1/3 और 1। तिभागा स्ट्रगल था जो बंगाल में चल रहा था। उसमें ये था कि भाई हम 1/2 और 1/3 क्रॉप जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को नहीं देंगे।
फिर आया हमारा कैबिनेट मिशन। इन सब चीज़ों को देखते देखते कैबिनेट मिशन लेकर आई ब्रिटिश। उसने क्या कहा, क्लेमेंट एटली न्यू ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने थे और उन्होंने 19 फरवरी 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्रपोज करा और इसमें उन्होंने कहा कि भाई हम जो पावर्स हैं उन्हें हम ट्रांसफ़र करेंगे इंडियंस को। मिशन का एम क्या था, इंडियन लीडर टू डिसाइड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट वुड बी सूट फॉर आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो इसका मिशन बेसिकली ये था कि इंडियन लीडर्स जो हैं वो इस बात के बारे में डिसीजन ले कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो किस तरीके से रहेगी और किस तरीके की गवर्नमेंट उन्हें फॉर्म करनी चाहिए। कैबिनेट मेंबर जो थे, पैथेटिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड एवी अलेक्जेंडर द फर्स्ट लैंडलॉर्ड ऑफ एडमरली ब्रिटिश नेवल्स ऑफिसर्स। तो ये जो थे कैबिनेट मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन के। क्लॉजेस क्या क्या थे कैबिनेट मिशन में, इस क्लॉज में कहा गया कि भाई 2 टायर फेडरल प्लान रखा जाए इंडिया के लिए, वो इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा। 2 टायर फेडरल प्लान का मतलब क्या हो गया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी और एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, जहाँ पर सेंट्रल जो है वो सुप्रीम पावर कहलाएगी, स्टेट उसके साथ मिलकर काम करेगी। ये सेटअप रखा जाए। तो फेडरल यूनियन का सेटअप रखा गया। फेडरल यूनियन में क्या कहा गया कि भाई ब्रिटिश प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट शुड बी एस्टेब्लिश्ड, यानी कि फेडरल यूनियन बनाई जाए और इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको फॉरेन अफेयर्स के बारे में उसका जुरिडिक्शन रहेगा, यानी कि उसका कंट्रोल रहेगा। डिफेंस और कम्युनिकेशन का कंट्रोल रहेगा। इट वुड हैव द पावर टू रेज द फाइनेंस एक्वायर्ड फॉर दीज सब्जेक्ट्स, और इसी चीज़ के लिए जो भी फाइनेंस की ज़रूरत होगी वो आपकी यूनियन गवर्नमेंट यूज़ कर पाएगी। पावर ऑफ द यूनियन क्या रहेगा इसमें, पावर ऑफ द यूनियन वुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव लेचर कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल द प्रोविंस, यानी कि ये जो है एग्जीक्यूट करेगी और लेजिस्लेशन यानी कि लॉ बनाएगी। ठीक है, लॉ बनाएगी और उनको एग्जीक्यूट करेगी। और इसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे, जितनी प्रोविंस है उनके मेंबर्स होंगे। प्रोविंशनल ऑटोनॉमी, द प्रोविंशियल प्रोविंस वुड हैव फुल ऑटोनॉमी फॉर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट द यूनियन सब्जेक्ट्स, यानी कि देखिए प्रोविंस सब्जेक्ट और यूनियन सब्जेक्ट में क्या है, प्रोविंस के अंडर में जो चीज़ें आएंगी उनको कहेंगे प्रोविंस सब्जेक्ट। यूनियन सब्जेक्ट जो ऑल ओवर इंडिया के इंटरेस्ट में चीज़ें उसे कहेंगे यूनियन सब्जेक्ट। तो यूनियन सब्जेक्ट जो है वो उस पर इनकी ऑटोनॉमी रहेगी। कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी बनाई जाएंगी जिसमें इनकी पावर प्रोविंस से ज़्यादा रहेगी यूनियन की। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अलॉट कराया जाएगा मुस्लिम्स को और सिख्स को। फॉर्मेशन ऑफ इंटरम गवर्नमेंट, इंटरम गवर्नमेंट का इंटरम का मतलब जैसे मीन वाइल, उस टाइम के लिए एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें सेंटर होगा विथ 14 मेंबर्स। द वायसरॉय शुड रिकॉन्स्टिट्यूट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और वो 16 मेंबर्स रहेंगे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दोबारा कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा। द प्रोविजन विल बी डिवाइडेड प्रोविंस। द प्रोविंस को 3 ग्रुप में डिवाइड करा जाएगा। ईच ग्रुप वुड बी लाइक अ रीजनल यूनियन, और हर ग्रुप एक रीजनल यूनियन की तरह काम करेगा। जैसे कि ग्रुप ए में होंगे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, उड़ीसा। सेंट्रल में होंगे एंड सेंट्रल प्रोविंस। ग्रुप बी में होंगे आपके पंजाब, NW नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड सिंध। ग्रुप सी इंक्लूड असम एंड बंगाल। तो ये सब जो है रहेंगे आपके ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप ए में। द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी रहेगी वो क्या रहेगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करी जाएगी, जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, जिसमें 385 मेंबर्स रहेंगे प्रोविंस से। वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स, वेयर एज प्रिंसली स्टेट्स विल बी एलोकेटेड 93 सीट्स, जिसमें से 385 में से 292 इलेक्टेड होंगे और 93 प्रिंसली स्टेट्स आएंगे। माइनॉरिटीज़ रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुस्लिम्स और सिख्स को दिया जाएगा, ये पॉइंट रिपीट हुआ है। रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर पाकिस्तान, इसमें कहा गया भी पाकिस्तान का रिजेक्शन हम करते हैं डिमांड का। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान का फॉर्मेशन की वजह से कम्युनल माइनॉरिटीज़ जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व नहीं होगी। एज नॉन मुस्लिम विल बी सीज्ड एंड नंबर ऑफ मुस्लिम लेफ्ट इन इंडिया, और ये भी कहा गया कि भाई
कुछ जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान में फंस जाएंगे और बाकी जो है इंडिया में रह जाएंगे, तो कम्युनल प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं इसी की सॉल्व होंगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि मुस्लिम्स जो जिन्ना थे उनका डिमांड था कि भाई असम, बंगाल, पंजाब के भी रीजन दिए जाए। तो उन्होंने कहा भाई ये इन एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें नॉन मुस्लिम्स रहते हैं उनको इंक्लूड करने की कोई वजह नहीं दिखाई देती। इसके अलावा आर्म फोर्सेस, टेलीग्राफ और ये सब ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी चीज़ें अभी तक कंस्ट्रक्ट हुई थी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी पूरी तरीके से। प्रिंसली स्टेट वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू ज्वाइन विच यूनियन। और अगर हमने पाकिस्तान और इंडिया नाम से दो यूनियन बना दी तो जितनी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो कंफ्यूज रहेंगी, इसको ज्वाइन करें या फिर इसको ज्वाइन करें। और पाकिस्तान देखिए, इंडिया यहाँ पर है, एक पाकिस्तान यहाँ बनना और एक बांग्लादेश यहाँ पर है, तो दो पाकिस्तान बनना जो कि 700 माइल एक दूसरे से दूर हो तो उनके बीच में बड़ी दिक्कत आ सकती है। कांग्रेस का क्या रिएक्शन था? कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट करा, एक्सेप्टेड इन केस टू नॉट टू बाउंड टू प्लान, यानी कि कांग्रेस ने कहा कि भाई हम इसको एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन कुछ चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि एक प्रोविजन, एक रिजर्वेशन के तहत हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मीन्स इट कैन बी चेंज इफ सूट्स, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस लाने की डिमांड पर हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। द प्रोविंस शुड बी अलाउड टू स्टे आउट ऑफ ग्रुप दैट डिड नॉट वांट टू ज्वाइन इन द लाइट ऑफ बोथ NWFP असम बीइंग रूल्ड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। और इसने कहा कि भाई जो कुछ प्रोविंस हैं उनको एक चॉइस दी जाए कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहते एक चीज़, जैसे कि असम के लिए कहा जा रहा था पाकिस्तान में उसको डाल दिया जाए, तो उस टाइम NWFP पे और असम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा भाई इनको एक चॉइस देनी चाहिए, इनको क्या ज्वाइन करना है क्या नहीं, कौन से ग्रुप में जाना है, ग्रुप ABC में कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। कंप्लीट फ्रीडम ऑन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा पूरी तरीके से हमें आज़ादी चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने की। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो थी जो हमारा संविधान फ्रेम करती, उसके लिए हमें कंप्लीट फ्रीडम मिलना चाहिए। रिजेक्टेड टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट ड्यू टू लिमिटेड स्टेटस एंड पावर्स एंड ऑल्सो ड्यू टू पैरिटी विद मुस्लिम्स। तो कांग्रेस ने कहा भाई जो इंटरिम गवर्नमेंट आप अभी टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हो उसे लिमिटेड सीट्स हैं, पावर उसमें हमें पूरी नहीं दी जा रही है, और ऊपर से जो मुस्लिम्स के साथ जो इस टाइम दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि उस टाइम ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम ये कह रही थी कि जितने भी लीडर्स हैं जो हम चूज़ करे जाएंगे गवर्नमेंट में, मुस्लिम लीडर्स, वो हम बताएंगे। तो कांग्रेस ने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आप उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो ठीक है, लेकिन हम भी कांग्रेस है और हमारी भी मर्जी हो सकती है किसी मुस्लिम मेंबर को आगे भेजने की, तो ये पैरिटी मुस्लिम के साथ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम लीग का जो रिएक्शन था वो क्या था? मुस्लिम लीग ने इसको एंटायरली एक्सेप्ट कर लिया जून 1946 में, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि जो मेजॉरिटी प्रोविंस की ग्रुपिंग करी गई है वो इसी वजह से करी गई है कि आने वाले टाइम में इसको पाकिस्तान का शेप दिया जाएगा। और इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट को बनाने के लिए वेवल से कहा। कॉन्फ्लिक्ट क्या कर रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में? जुलाई 1946 में जब इलेक्शन हुए तो 292 सीट्स टोटल थी, उसमें से 201 कांग्रेस जीत गई, और मुस्लिम सीट्स जो कि 78 थी उसमें से 73 मुस्लिम लीग जीती, बाकी 5 सीटें अन्य लोग जीते। इसमें इस वजह से लीग ने फियर करा कि अगर अब ये इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी तो हम असेंबली में तो हमारे अधिकारों को वोट आउट कर लिया जाएगा, यानी 201 लोग एक तरफ वोट डाल देंगे तो हमारी तो पावर कुछ रहेगी ही नहीं, तो इस तरह पूरी की पूरी पावर कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी? हिंदूज़ को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये उन्हें डर लगा। तो 2 सितंबर 1946 में नेहरू एंड इस कलीग, जो इनके जितने कलीग्स थे, उन्होंने वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भाई एज अ मेंबर की उन्होंने शपथ ली। लीग ने इस डे को डे ऑफ मॉर्निंग की तरह मनाया गया और सारे मुस्लिम से कहा कि अपना काला झंडा लगाया जाए। जिन्ना ने रिफ्यूज़ करा कोऑपरेट करने के लिए, पर वॉइस रॉय ने बाद में कन्विंस कर लिया। अक्टूबर 1946 में लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स के राइट को सेफगार्ड करने के लिए। लीग नॉमिनीज जो भी थे वो नेहरू के अंडर वर्क नहीं करना चाह रहे थे, और इन्होंने इस चीज़ को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को, कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो भी यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन निकलेगा या फिर हर चीज़ के लिए हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। इसके अलावा जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट जो हुई वो न्यू दिल्ली में
9 दिसंबर 1946 में हुए थे। ये विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ लीग हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो था इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। एटलीज अनाउंसमेंट, जो वहाँ के क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने अनाउंसमेंट क्या करा, जो इंटरन गवर्नमेंट जो होगा अनेबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली ड्यू टू कांग्रेस एंड लीग कॉन्फ्लिक्ट्स। उन्होंने कहा भाई कांग्रेस और लीग के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंटरन गवर्नमेंट सही से वर्क नहीं कर पाएगी। उस टाइम कम्युनल राइट्स बिल्कुल पीक पे थे, हद से ज़्यादा कम्युनल राइट्स हो रहे थे इंडिया में। और इन्होंने कहा कि भाई 20 फरवरी 1947 को इन्होंने डिक्लेयर करा कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है कि अब हमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर जल्द से जल्द कर देना चाहिए, और हमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर जून 1948 तक कर देना चाहिए। ठीक है, और अगर तब तक हम ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं कर पाए तो कब करेंगे, किसे करेंगे, कैसे करेंगे, उस चीज़ के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो ये पूरी चीज़ जो थी एटलीस्ट अनाउंसमेंट हुई। अब यहाँ पर बारी आती है लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे भाई? वेवेल ने माउंटबेटन को वापस बुलाया भारत में और उन्हें न्यू वॉइस रॉय बनने के लिए कहा। वेवेल उस टाइम के सक्सीड करा माउंटबेटन ने वेवेल को, और इन्होंने 1947 में अपना ऑफिस संभाला। इनका रीस्टोर करने का टास्क था, सबसे पहले इमीडिएट टास्क था रीस्टोर करना पीस बिटवीन कांग्रेस एंड लीग, क्योंकि ये काउंसिल में और पूरी कंट्री में काफ़ी बवाल बना हुआ था। इसके अलावा इन्होंने ये देखा कि जो कैबिनेट मिशन है वो वर्केबल नहीं है, क्योंकि जो पार्टीशन है वो अब इनएविटेबल है। सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, कम्युनलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब पार्टीशन तो करना ही होगा। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि भाई ट्रांसफ़र ऑफ पावर जल्द से जल्द कर दी जाए। तो माउंटबेटन प्लान्स क्या आया था? माउंटबेटन प्लान में उन्होंने 7 बड़े लीडर्स को बुलाया, नेहरू, पटेल, कृपालिन, जिन्ना, लियाकत, निस्तारन, बलदेव सिंह। ये 7 बड़े लीडर्स थे उस वक्त के। इन सभी ने प्लान्स को एक्सेप्ट करा। प्लान को एक्सेप्ट करने के बाद प्लान को अनाउंस करा गया 3 जून 1947 में। गांधी जी ने इस दिन ये कहा कि भाई आई रिपीट द डिवीजन ऑफ इंडिया कैन ओनली हार्म टू द कंट्रीज फ्यूचर, यानी डिवीजन जो है इंडिया का वो भारत के फ्यूचर को हार्म करेगा। इसमें जो द मेन पॉइंट्स थे प्लान के वो क्या कहते कि 2 डोमेन बनाए जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान, और जो इनके रिलेशन है वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की तरह ही रहेगी, यानी ब्रिटिश की जो कॉलोनीज़ है जो साथ में वर्क करती है उसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ इनकी रिलेशन रहेंगी और एक दूसरे के साथ इनकी रिलेशन रहेंगी। इनकी बाउंड्रीज सेटल करी जाएंगी। पार्टीशन जो बंगाल और पंजाब का है वो प्रपोज करा जाएगा, बट उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली वोटिंग के बेसिस पर, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वोटिंग है उसके बेसिस पर वो फैसला लेंगे। इसके अलावा जो सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक स्पेशल मीटिंग होगी, उस पर डिसीजन लेंगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो अपना जो वोट है वो पब्लिक वोटिंग के बेसिस पर लेगी। ठीक है, कि वो उसे पाक ज्वाइन करना है या इंडिया ज्वाइन करना है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेलत मुस्लिम मेजॉरिटी थी, बांग्लादेश में जगह है। इसने पब्लिक पोल के लिए कहा, पब्लिक पोल टू वेदर टू ज्वाइन ईस्ट बंगाल और रिमेन इन असम। एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो इस टाइम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो वर्क करेगी, पर ये पाकिस्तान पे लागू नहीं होगी। उसके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। ठीक, हु वुड बी फॉर्म्ड, वुड डिसाइड इन फेवर ऑफ पार्टीशन, और वो तब बनाई जाएगी जो जो पार्टीशन के फेवर में कहेगा उन लोगों के थ्रू बनाई जाएगी। ट्रांसफर ऑफ पावर डिक्लेरेशन वुड नॉट टेक प्लेस इन जून 1948, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर 1948 जून में नहीं होगा, तब जबकि उसको छोड़ के 15 अगस्त 1947 में होगा। तो ये जिसको हम आज के दिन में अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान, एक्सेप्ट करा गया माउंटबेटन प्लान को। क्या क्या, सबके पास मिक्स्ड फीलिंग तो थी ही कि पार्टीशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नेशनलिस्ट चाहिए, चाहते थे पार्टीशन ना हो, मुस्लिम चाहती थी हो, वो सेटिस्फाई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक्सेप्ट करा इस प्लान को, जैसे कि मौलाना आज़ाद जी ने कहा था कि भाई कांग्रेस के पास और कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। बहुत बड़े स्केल पर कम्युनल राइट्स हो रहे थे। सरदार पटेल ने कहा कि भाई अगर हम पाकिस्तान की डिमांड को रिफ्यूज़ करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत एक बहुत छोटे छोटे पाकिस्तान में बट जाए, छोटे छोटे देशों में बट जाए। और जो कांग्रेस का एक्सपीरियंस था लीग के साथ वर्क करने का इंडियन गवर्नमेंट में, वो बहुत ज़्यादा अनसपोर्टेड था। तो उनको उनका जो माइंड सेट था पता था कि लीग क्या चाहती है और ये नहीं झुकना चाहेगी किसी भी तरीके से।
इसका अल्टरनेटिव एक फेडरेशन हो सकता था कि एक फेडरेशन बनाई जाए, बट अगर फेडरेशन बनाई जाती कि भाई सेंट्रल लेवल पे वर्क करे और स्टेट लेवल पे प्रोविंस सेपरेटली इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उसमें वीक सेंटर रहता काफ़ी, क्योंकि बहुत सारी छोटे छोटे प्रोविंस हो जाते। अगर इसको डिले करा जाता, ब्रिटिश रूल को बढ़ाया जाता आगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी कैलेमिटी के रूप में सामने आ सकता था। और अगर डिले करी जाती पावर ट्रांसफर में, तो शायद सिविल वॉर्स हो सकती थी। तो ये आपके माउंट बुटन है, ये उनकी थोड़ी ओल्ड इमेज है, ये उस वक्त की है, ये उसके कुछ टाइम के बाद की है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये क्या है? ये एक बिल पास करा गया दोनों हाउसेस के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के 1 जुलाई 1947 को। और इसकी ये पर्टिकुलर प्रोविजंस थे कि 2 डोमेन होंगी, प्रोविजन ऑफ पार्टीशन, जो ऊपर आपको बताया गया कि भाई बंगाल पंजाब जो है वो असेंबली वोट करेंगे, सेलेक्ट जो है पब्लिक पोलिंग करेगी, ऐसी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर करेगा। दोनों ही डोमेन के अलग अलग गवर्नर जनरल रखे जाएंगे, जो कि अपॉइंट करे जाएंगे किंग के द्वारा और ऑन द डिवाइस ऑफ कैबिनेट। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है एक सेंट्रल लेजिस्लेचर की तरह काम करेगी, यानी कि पूरी तरह सारे कानून बनाने की जिम्मेदारी इनकी रहेगी। जब ब्रिटिश की पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन का कब खत्म होगा? 15 अगस्त 1957 को खत्म हो 47 को खत्म होगा। तब तक के लिए क्या करा जाएगा? तब तक के लिए जो ऑलरेडी एक्ट चल रहा है, एक्ट ऑफ 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चलेगा। गवर्नर जनरल के पास पावर्स रहेंगी मॉडिफाई करने की या कोई सी भी चेंजेस करने की उस 1935 के एक्ट में, और वो 31 मार्च 1948 तक उस एक्ट में चेंजेस ला सकते हैं। प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, सारी ट्रीटी सारे एग्रीमेंट जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगे 15 अगस्त को, जो भी उनके ब्रिटेन के साथ थे। इसके अलावा वो पूरी तरह फ्री हो जाएंगी किसी भी तरीके के दोनों में से किसी भी डोमेन को ज्वाइन करने के लिए या फिर इंडिपेंडेंट रहने के लिए, यानी वो पाकिस्तान ज्वाइन करें या इंडिया, या फिर वो बिल्कुल आज़ाद रहना चाहें। डिविजन आर्मी के जो डिवीज़न है और एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का जो है वो करा जाएगा, डिवीज़न करा जाएगा। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अबॉलिश, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम का कोई ऑफिस नहीं रहेगा जो पहले रहता था। देखिए ये जवाहरलाल नेहरू शपथ लेना है प्राइम मिनिस्टर की, ये वो फोटो है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, भाई ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ इस एक्ट के आने के बाद। नेहरू जी के रिक्वेस्ट में माउंट ब्रिटेन से कहा गया कि भाई आप गवर्नर जनरल रहिए कुछ टाइम तक, और जिन्ना जो है गवर्नर जनरल बन गया पाकिस्तान का। 14 अगस्त 1947 में जब इवनिंग में नेहरू ने एक फेमस स्पीच दी, टेरिस एंड डेस्टिनी, वो काफ़ी जानी मानी स्पीच है, आप सबकी बुक्स में मिलेगी। माउंट ब्रिटेन जो थे वो ऑफिस में रहे 1948 तक। सी राजागोपालचारी जो थे वो उन्होंने सक्सीड करा माउंट ब्रिटेन को और पहली और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इंडिया रिपब्लिक बन गई थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो जब ये सब कुछ लागू हुआ तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट माने गए और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो पार्लियामेंट की तरह मानी गई। फ्रीडम का डॉन, देखिए फ्रीडम के बाद क्या क्या चीज़ें हुई। इंडिया का जो फ्रीडम था वो उसने एक एग्जाम्पल सेट करा बाकी अदर कॉलोनीज़ के लिए जो एशिया और अफ्रीका में थी, कि वो भी अपना फ्रीडम मूवमेंट आगे चलाएं। लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा गंदा ट्रेजिक ब्लडी पार्टीशन रहा, बहुत लोग मतलब अनकाउंटेबल लोग मारे गए जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। कम्युनल राइट्स बिल्कुल पीक पर रहे। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा था, इंडस्ट्रीज़ का हमारा प्रोडक्शन लो था, कैपिटल पैसा बहुत कम था। बट आज की डेट में हमारी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बढ़ चुकी हैं, फास्ट ग्रोइंग है, हम लोग लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कमिटेड टू पीस है। तो ये सब चेंजेस थे जो 1947 में देखने गए। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और ये सी राजागोपालाचारी जी हैं। तो ये था आपका जो सफ़र जो आपने अभी तक हिस्ट्री में पढ़ा है। हिस्ट्री में पहली यूनिट में आपने 1857 से स्टार्ट करा था और अब सेकंड यूनिट में आप ख़त्म कर रहे हैं 1950 में।
अब जो आपकी आखिरी यूनिट है उसमें वर्ल्ड वॉर के बारे में बात है, उसमें इंडिया से रिलेटेड इतना नहीं है वो, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड वॉर में थी नहीं फर्स्ट में, नहीं सेकंड में, जो थी सिर्फ और सिर्फ एज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन के रूप में थी। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम आने वाली वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू।